जब सारा शहर सो जाता है तभी एक नाइटमेयर शुरू होता है। कैसल के अंदर हमें एक आदमी चलता हुआ दिखाया जाता है जो बोलता है बिना किसी अफसोस के, जितनी भी आत्मा मैंने चुराई हैं वह सभी निर्दोष थी, पर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे मोस्टर बनना होगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कर्मा मीटर के बारे में बताया जाता है। तुम जितने अच्छे कर्म करोगे उतना ही अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। अगर तुम्हें अच्छी लड़की चाहिए तो तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक आदमी की तरफ जो कहता है होना तो ऐसा ही चाहिए ना, पर मेरे साथ हमेशा इसका उल्टा क्यों होता है। जब भी मैं कर्म करने जाता हूँ किस्मत मेरे साथ कांड कर देती है। उसके बाद हमें वही आदमी कहीं चलता हुआ दिखाई देता है जो कि बता रहा होता है मेरा नाम पार्क सियोजुन है और मैं 25 का हूँ और मैंने अपनी पूरी लाइफ अच्छे कर्म करने में लगा दी। इसके बाद वो हमें अपने बचपन की कहानी बताने लगता है। जिस सीढ़ी से वो पेड़ पर चढ़ता है उसके दोस्तों के पैर लगने की वजह से वो सीढ़ी गिर जाती है और वो पेड़ पर फंस जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाता तो है मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। जिसके बाद वो खुद पेड़ से कूद जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जिसके बाद वो कहता है मैं खुद ही चढ़ा था, ये तो सही नहीं है। उसके अगले सीन में किस्मत उसके साथ फिर कांड कर देती है, उसके सिर पर बॉल लग जाती है। बेचारे की किस्मत आती तो है मगर इसका बैड लक देख के वापस चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन कुछ सालों बाद इसके स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल में कहीं जा रहा होता है और उसे एक रिबन गिरा मिलता है जिसे देख कर वो कहता है लगता है किसी लड़की ने गिरा दिया। जब वो टीचर को रिबन देने के बारे में सोच ही रहा था तभी उसके पीछे हमें 3 आदमी दिखाए जाते हैं जो उससे गुस्से में पूछते हैं हे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम लड़कियों के टॉयलेट में गए थे। वो मना कर ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से कुछ लड़कियां कहती हैं देखो वो कितना बेकार आदमी है, हमें छुप के देख रहा था। उसके बाद वो सारी लड़कियां उसे गुस्से में देख के वापस जा ही रही होती हैं। फिर हमारा हीरो उन्हें बताने जा ही रहा होता है कि वो निर्दोष है। तभी उनमें से एक बीच वाला बुली उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है साहब जी आप कहाँ जा रहे हैं, जरा सा किनारे में चलेंगे, हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे डरते हुए बोलता है जरा सा धीरे मारना। उसके बाद उस बेचारी की बहुत पिटाई होती है। इस कांड को बहुत साल हो गए फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो बेचारा हर बार कर्म करने की कोशिश करता और किस्मत उसके साथ कांड कर देती। जब हमारा मेन कैरेक्टर कहीं जा ही रहा होता है तो रास्ते में वो एक भिखारी को देखता है और हेल्प करने जाता है, पर उसके पास थोड़े ही पैसे थे। हमारा मेन कैरेक्टर माफी मांगकर कुछ कहने ही जा रहा था। फिर भिखारी उससे कहता है चल गरीब बस इतना ही। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भिखारी की बात सुनकर वो कहने लगता है मैं इतना ही। बोलते उसके सिर पे एक चिड़िया पोटी करके भाग जाती है। ये देखकर वो भिखारी हमारे मेन कैरेक्टर पर हंसते हुए बोलता है तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पता नहीं मैंने किस गॉड की बेटी भगा ली है, जो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इसके अगले सीन में हमारा हीरो बस स्टॉप पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है किसी दिन तो किस्मत का पहिया घूमेगा और मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। वह यह सोच ही रहा होता है कि उसकी शर्ट पकड़कर एक बुढ़िया बोलती है बेटा मैंने बहुत सामान लिया है, क्या तुम मुझे रोड क्रॉस करा दोगे। हमारा हीरो उस बूढ़ी औरत को रोड क्रॉस कराने के लिए मान जाता है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। रोड क्रॉस करने के बाद उस बूढ़ी औरत के हाव भाव ही बदल जाते हैं और वो बूढ़ी औरत हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। वो बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए कह रही होती है कि बचाओ बचाओ ये मुझे छेड़ रहा है। वहीं खड़े कुछ लोग कहते हैं हे भगवान कितना घिनौना इंसान है रे तू, दादी को परेशान कर रहा है, कोई पुलिस बुलाओ। यह सुनकर हमारा हीरो डर के ये कहकर भाग जाता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस बूढ़ी औरत को सिर्फ रोड क्रॉस करा रहा था। उसके बाद हमारा हीरो हांफते हुए कहता है ये तो मेरा श्राप बन चुका है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तभी धड़ाम से उसके सिर पे एक गमला गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर गिर जाता है और दर्द में कहता है मैं तो सबका सिर्फ अच्छा ही कर रहा था। तभी हमारे हीरो के सामने एक परछाई नजर आती है। वो परछाई उसी बुढ़िया की थी जिसकी हमारे मेन कैरेक्टर ने मदद की थी। वो बुढ़िया हमारे मेन कैरेक्टर को ठरकी कह के मारने लगती है। हमारा हीरो कहता है मुंह में नहीं। तभी वो बुढ़िया हमारे हीरो को पीट पीट के मार डालती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक जगह पर जहाँ पूरा अंधेरा था। हमारा हीरो कहता है क्या मैं मर चुका हूँ। तभी हमारे हीरो के सामने एक बहुत तेज रोशनी में एक एंजल प्रकट होता है जो कि हमारे हीरो से कहता है माँ के लाडले कैसे हो। हमारा हीरो उस एंजल को देख के कहता है मेरा नाम गवेल है और मैं एक आर्क एंजल हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों की पनिशमेंट देने आया हूँ। फिर हमारा हीरो डर के कहता है मैंने तो सिर्फ जिंदगी भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनकर हमारा आर्क एंजल कुछ सोचता है। आर्क एंजल कहता है ये तो सच है, लगता है तुम्हारी संख्याएं नहीं जुड़ रही हैं। फिर वो तराजू में लिखने लगता है पर हमारे एमसी के सारे गुड डेट्स बैड डेट्स में बदल जाते हैं। फिर हमारा एंजल पार्क स्यूजन से कहता है अरे यार लगता है मेरे सिस्टम में ही कुछ गलती है। फिर एंजल हमारे पार्क स्यूजन को कर्मा के बारे में बताने लगता है कि सभी प्राणियों के पास उनका कर्मा होता है जिसके कारण उनके पास पॉजिटिव एनर्जी रहती है, पर तुम्हारे केस में कुछ अलग है, तुम्हारे सारे कर्म पलट चुके हैं। हमारा एमसी कहता है इसकी तो अब तो मेरे एल लगने वाले हैं, अब मुझे सारी जिंदगी नर्क में सड़ना होगा। ये सुनकर हमारा एंजल हमारे एमसी से कहता है बात तो सही है, अनंत कालों के लिए तुम्हारा नर्क इंतजार कर रहा है। ये सुनकर हमारा एमसी रोने लगता है। फिर एंजल बोलता है लेकिन तुम चिंता मत करो,
क्योंकि मैं अपने बनाए हुए किसी भी जीव को अकेला नहीं छोड़ता, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। इसके बाद एंजल हमारे एमसी के सामने बहुत सारी ब्रह्मांड खोल देता है और एमसी से कहता है, मैं इनमें से किसी भी ब्रह्मांड में तुम्हें रिकार्नेशन दे सकता हूँ, पर तुम्हारी पृथ्वी पे वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में कोई मैजिक नहीं है और कोई मर के वापस नहीं आ सकता। और हमारे एमसी से कहता है, मुझे तुम्हें कहीं और भेजना होगा। फिर हमारा आर्कएंजल एक दुनिया देखता है बहुत सारे मैजिक के साथ। वहीं पर अभी एक मैच की मृत्यु हुई है, जिसे एंजल हमारे एमसी को दिखाते हुए कहता है, इसी की जगह तुम्हें लेनी है। इसकी एंशिएंट मैजिक करने की वजह से डेथ हो चुकी है। हमारा एमसी टेंशन में एंजल को ही देख रहा होता है। तब एंजल कहता है, मुझे पता है तुम कर लोगे, और मैं तुम्हें एक रिवर्स कर्मा की गलती की वजह से एक सिस्टम दे रहा हूँ, जिसे अल्टीमेट कर्मा कहते हैं। तुम्हें व्हाइट मैच को ढूंढना होगा, वही तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेज सकता है। एमसी बोलता है, पर मुझे क्या करना है? एंजल कहता है, मुझे नहीं पता, यूनिवर्स में कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। और गुड लक कहकर वो हमारे एमसी को दुनिया से फेंक देता है। फिर हमारे एमसी की आंखें उसी आदमी के अंदर खुलती हैं और वो बोलता है, सच में मेरे पास अब दूसरा मौका है। वो सिस्टम को देखकर कहता है, अब सिर्फ मुझे व्हाइट मैच को ढूंढना है और मैं पृथ्वी पर वापस जा सकता हूँ। सिस्टम ने उसे व्हाइट मैच को ढूंढने का मिशन भी दे दिया है। फिर वो चलता हुआ आईने के पास खुद को देखने के लिए जाता है। कहता है, मैं बुरा तो नहीं लग रहा और एक अच्छे आदमी की तरह लग रहा हूँ। इस आदमी के मुस्कान के पीछे कितना अंधेरा है। फिर वो गेट से बाहर निकल जाता है और वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने सिर्फ डीमंस खड़े थे जो उसे अपना लॉर्ड कह रहे थे। तभी उसके कंधे पर एक गोब्लिन हाथ रखकर कहता है, मेरे लॉर्ड, जब आप सैनिकों के सामने हो तो अपनी कैप मत भूलो। तभी वो गोब्लिन हमारे एमसी के बारे में बताते हुए कहता है, ऑर्क, डीमन, गोब्लिन, सभी लोग मेरे लॉर्ड के सामने झुककर नमस्कार कीजिए, जिसने अपनी जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं किए और जो खुद एक इवल रिइंकार्नेशन है, जिसका नाम है द ग्रेट ब्लैक मैज। यहीं पर हमारा स्टार्टिंग में सभी मोस्टर्स हमारे एमसी की जय हो कह रहे होते हैं और उन मोस्टर्स को देख के हमारे एमसी की फट रही होती है और वो डर के मारे अपना रूम वापस से लॉक करके अंदर बंद हो जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो डर के मारे कह रहा होता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मैं के लाडले। फिर वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक गोब्लिन खड़ा होता है। एमसी उस गोब्लिन से कहता है, प्रकाश, तुम कौन हो प्रकाश? फिर वो गोब्लिन अपने बारे में बताते हुए कहता है, हाय, माय नेम इज ग्रट और मैं आपका नया एडवाइजर हूँ। आपने मुझे अभी कल ही हायर किया है। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि 100 से भी ज्यादा मोस्टर्स मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हैं? फिर वो गोब्लिन हमारे एमसी से कहता है, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने ही तो कहा था कि पड़ोस वाले गाँव पे हमला करने को, इसलिए तो सारी आर्मी इकट्ठा हुई है। फिर हमारा एमसी सदमे में उस गोब्लिन से उन्हें वापस बुलाने को कहता है। फिर गोब्लिन डर और टेंशन में हमारे एमसी को देखते हुए कहता है, मुझे लगा था कि आपको यही चाहिए, और वो डर की वजह से अपने शरीर पर आग लगा लेता है। बट हमारा एमसी गोब्लिन को बचा लेता है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम एक्टिवेट होकर उसे गुड कर्मा का रिवॉर्ड देता है। फिर गोब्लिन हमारे एमसी के सामने बैठ के बोलता है, मुझे मेरी जान ले लेने दीजिए। मुझे पता है मैंने गलती की है, मगर मैं अपने पुराने साथियों की तरह नहीं मरना चाहता। उनकी चीखें आज भी इस महल में गूंजती हैं। फिर हमारा एमसी बोलता है, रुको, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर गोब्लिन अपने मरे हुए साथियों की ओर इशारा करके हमारे एमसी को दिखाता है, जिन्हें देखकर हमारा एमसी शौक और सदमे में चला जाता है। उसकी आंखों के सामने लाखों गोब्लिन्स की मुंडियां टंगी हुई थी। फिर हमारा एमसी गोब्लिन से पूछता है, आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि मैंने इन्हें मौत की सजा दी? फिर हमारा गोब्लिन एक गोब्लिन की ओर इशारा करके उसका नाम बताता है, गोबर। ये गोबर की तरह अश्लील मुन्नियों के गाने सुन रहा था, जिसकी वजह से आपने इसे मुन्नी के कोठे पे भेज दिया। ऐसे ही हमारे एमसी ने सभी गोब्लिन्स की मृत्यु के रीजंस की वजह से जान ले ली थी। हमारा एमसी अपने हाथों की ओर देख के कहता है, हे भगवान, कितना कमीना था मैं। वो पीछे ही ग्रट को देख के बुलाता है, मगर ग्रट वहीं सदमे में जम जाता है। एमसी गोब्लिन से कहता है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट पूरी जिंदगी के लिए बनाना चाहता हूँ। गोब्लिन हसरत भरी निगाहों से हमारे एमसी की ओर देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, मगर शुक्रिया। फिर एमसी गोब्लिन से कहता है, तुम्हें अजीब लगेगा, पर तुम मुझे बता सकते हो मैं कौन हूँ? गोब्लिन कहता है, आप ब्लैक मैज हो। फिर हमारा एमसी गोब्लिन से कहता है, ठीक है, क्या मेरा कोई नाम है? गोब्लिन कहता है, हाँ, आपका नाम ब्लैक मैज है। फिर एमसी कहता है, अच्छा, ऑल राइट, ये जगह कौन सी है? गोब्लिन कहता है, अच्छा, मैं समझ गया, आप मेरे नॉलेज की टेस्ट लेना चाहते हैं ना? ये आपका कैसल है जो साउथ में है, जहाँ आप रोल करते हैं। एमसी अपने मन में हिचकते हुए सोचता है, इतना काफी नहीं था कि मैं मास मर्डर के रूप में पैदा हुआ, और अब मेरे पास कमांड करने के लिए पूरा डिमन कैसल है। गोब्लिन हमारे एमसी को देख के फिर से अपनी जान तलवार से निकालने की कोशिश करता है, पर हमारा एमसी उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से उसे सिस्टम फिर रिवॉर्ड देता है। एमसी गोब्लिन से कहता है, बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑर्डर देता हूँ, और अगर तुमने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की, मैं तुम्हारा अंजाम सबसे बुरा करूंगा। हमारा एमसी ब्लफ कर रहा होता है, लेकिन गोब्लिन सदमे में चला जाता है, और हमारा एमसी ठंडी सांसें भरते हुए अपने सिस्टम को चेक करते हुए कहता है, मुझे वापस जाने के लिए व्हाइट मैच को ढूंढना होगा। मेरी लाइफ में मेरे साथ सिर्फ एक ही चीज अच्छी हुई थी, और वो थी मेरी माँ। और गोब्लिन से पूछता है, क्या तुम ये
स्क्रीन देख सकते हो। लेकिन गोब्लिन इधर उधर देखते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा मास्टर। और एमसी सोचता है कि यह सिस्टम सिर्फ मुझे ही दिखेगा। और इसके बाद वो गोब्लिन से व्हाइट मैच के बारे में पूछता है। व्हाइट मैच का नाम सुन के वहाँ का माहौल एकदम ठंडा हो जाता है और गोब्लिन अपने दांत पीसते हुए गुस्से में हमारे एमसी को बताता है। गोब्लिन बोलता है इस दुनिया में सबसे बड़ा कचरा सिर्फ एक ही चीज है और वो है व्हाइट मैच। मैं उसका सर काट के आपके पैरों में लाके डाल दूंगा। एमसी बोलता है तुम बहुत अच्छे हो मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे इतना बता दो कि वो किस टाइप का मैजिक यूज करता है। गोब्लिन कहता है वो कचरा डायमेंशनल मैजिक यूज करता है, वो वोर्टेक्स बना के किसी को भी दूसरे डायमेंशन में सेंड कर सकता है। उसने इसी तरह हमारे लाखों भाइयों को कहीं और भेज के मार डाला। एमसी सोचते हुए कहता है मुझे घर लौटने के लिए डायमेंशनल मैजिक की ही जरूरत है। इसके बाद हमारा एमसी अपनी स्किल्स चेक करने लगता है मगर उसके पास कोई डायमेंशनल मैजिक नहीं है, जिससे परेशान होकर हमारा एमसी कहता है हाँ मैं एक ब्लैक मैजिक हूँ तो मेरे पास डायमेंशनल मैजिक कहाँ होगा। वो गोब्लिन से कहता है कि क्या मैं उससे ये नहीं कह सकता कि वो मेरे ऊपर अपना मैजिक यूज करे। गोब्लिन बताता है कि वो आपका जानी दुश्मन है, वो आपकी मदद करने के अलावा वो मरना पसंद करेगा। एमसी ठंडी आंखें भरते हुए कहता है ये तो सच है मगर मुझे जो एंजल ने सिस्टम दिया है वो शायद मेरी कुछ मदद कर सके। और वो अपना सिस्टम चेक करने लगता है। उसे हर अच्छे कर्म करने के बाद लकी पॉइंट्स मिलेंगे जिससे उसके साथ अच्छे होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कहता है कि जब मेरे सारे गुड डीड्स भर जाएंगे तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और मैं पहले से ग्रड की लाइफ 2 बार बचा के लकी पॉइंट्स कमा चुका हूँ। इसके बाद एमसी अपना लक चेक करता है मगर उसकी बुरी किस्मत उसका पीछा यहाँ तक भी नहीं छोड़ती। उसके सारे लकी पॉइंट्स एकदम 0 पे अटके होते हैं। एमसी घबराते हुए कहता है कि मेरा ये श्राप यहाँ तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। इसके बाद इसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है आपके पास इतने लकी पॉइंट्स हैं कि आप अपना लक अनब्लॉक कर सकते हैं। उसने एक आदमी की जान बचाई और बदले में मिले उसे नेगेटिव पॉइंट्स, क्योंकि जिस आदमी को उसने बचाया वही सबसे बड़ा दरिंदा निकला। एपिसोड की शुरुआत होती है जब एमसी और ग्रड केसल से बाहर निकल रहे होते हैं। एमसी अपना सिस्टम चेक करता है। ग्रड की जान बचाने पे जो पॉइंट्स मिले वो मेरा वेट लक खत्म करने के लिए काफी नहीं है। वो धीरे से कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, केसल के बाहर और पॉइंट्स जमा करूंगा। कुछ समय पहले सभी मोस्टर्स एक आदमी का सर उड़ा रहे होते हैं लेकिन एमसी उन्हें रोक देता है। सब शौक एक ब्लैक मैज इंसान को बचा रहा है। ग्रड समझता है कि एमसी उसे छोड़ रहा है ताकि वो और क्राइम्स कर सके, लेकिन जैसे ही एमसी उसे छोड़ता है खून के छींटे उसके चेहरे पे आके गिरते हैं। जिसको उसने बचाया वही अब सारे मोस्टर्स को मार रहा था और सिस्टम दिखाता है नेगेटिव पॉइंट्स एडेड। एमसी समझ जाता है मेरी किस्मत मुझे बर्बाद कर देगी। इसके अगले सीन में एमसी ग्रड के साथ वेस्ट के विलेज जाने का डिसीजन लेता है जहाँ रहता है एक वेनिस्ड मेज टिरियन। ग्रड बताता है कि वो ग्रेडी है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। एमसी हल्की सी स्माइल देता है और कहता है अच्छा है मेरे पास बहुत पैसे हैं। इसके अगले सीन में विलेज के ग्रड एक बच्चे को देखकर उसे मारने जा रहा होता है। उसे हमारा एमसी रोक लेता है। एमसी बच्चे से पूछता है तुम भीख क्यों मांग रहे हो, क्या तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है? वो बच्चा बताता है कि उसके पापा ने टिरियन से कर्जा लिया था जिसे चुकाने के लिए वो बच्चा अपने पिता की मदद करना चाहता है। ये सुनकर एमसी उसे एक गोल्ड कॉइन दे देता है लेकिन लक इम्प्रूव नहीं होता। तब एमसी एक शॉकिंग काम करता है, अपना सारा गोल्ड उस बच्चे को दे देता है। तब स्टंट ग्रड सोचता है चारों कॉन्टिनेंट्स का इतना हरामी आदमी एक बच्चे की मदद कर रहा है। बच्चा एमसी को अपना हीरो बताता है। ग्रड सोचता है कि एमसी उसे अपना बनाना चाहता है, क्या डिसेबल? ये सोचते समय उसके चेहरे पे हवा टपक रही होती है। एमसी उसे वहीं अकेला छोड़ के आगे चला जाता है। इसके बाद हमें टेवर्न के अंदर दिखाया जाता है। एक मशीन कॉइन डालने पर दूसरी दुनिया की लाइव शो दिखाती है। रोमांटिक सीन चल रहा होता है लेकिन बेस्ट मोमेंट पे ही शो बंद हो जाता है। एक आदमी दूसरे आदमी से चिल्लाता है कॉइन डालो। वो आदमी कहता है मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे अभी मुन्नी का डांस भी देखना था, पता नहीं मुन्नी किसके साथ बदनाम हो रही होगी। एमसी उनकी बातें सुनकर खुद कॉइन डाल देता है। मशीन कहती है वर्ल्ड इमेजिन करो। एमसी हाथ अर्थ पर रखता है, आज देखता हूँ वहाँ क्या चल रहा है। और तब वो अपनी माँ को देखता है। उनकी आंखें सूजी हुई जैसे वो कई दिनों से सोई ही ना हो। लोग कहते हैं मिस किम के बेटी को गुजरे हुए 1 महीने हो गए फिर भी वो अभी संभल नहीं पाई। माँ अपने बेटे की कब्र पर जाती है। इसके बाद जब वो वापस आ रही होती हैं, तो वो रोड पर बैठ के रोने लगती हैं। वो कहती हैं स्योजुन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बार में बैठे सभी लोग चुप हो जाते हैं। ग्रड की आंखों में भी आंसू, लेकिन सबसे बड़ा शौक एमसी खुद रो रहा था। एमसी कहता है ये नहीं हो सकता, ब्लैक मैच दुनिया को तबाह कर सकता था पर अपनी माँ के आंसू नहीं रोक सका। और अब उसका अगला डिसीजन पूरे मल्टीवर्स का फ्यूचर डिसाइड करेगा। सोचो अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे लेकिन तुम्हारे और उनके बीच एक खतरनाक डायमेंशनल पोर्टल खड़ा हो और उसे छूते ही तुम्हारी मौत हो सकती है, तो क्या तुम फिर भी आगे बढ़ोगे? और यकीन मानो जो आगे होने वाला है वो इस कहानी को पूरी तरह बदल देगा। एपिसोड 4 की शुरुआत में एमसी के कंधों पर ग्रड हाथ रखता है और पहली बार हमारे काम रहने वाला एमसी फूट फूट कर रो रहा था। वो कांपती आवाज में कहता है ये सही नहीं है, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी माँ की आंखों में मेरी वजह से एक भी आंसू आए। लेकिन असली शो कभी बाकी था। इतना कहकर एमसी उस खतरनाक पोर्टल को पकड़ लेता है। वो चिल्लाता है माँ क्या आप मुझे सुन सकती हो, मैं यही हूँ।
तभी ग्रट घबरा कर कहता है, मालिक ये मल्टी डायमेंशनल मैजिक है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, प्लीज इससे दूर हो जाइए। लेकिन इस समय एमसी के लिए दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उसकी माँ। वो लगातार पुकारता है, माँ मैं यही हूँ। और अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अचानक स्पीकर से एक रोबोटिक आवाज आती है, कैप्टिव प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। और अगले ही सेकंड एमसी के ऊपर बिजली गिरने लगती है। हर थंडर स्ट्राइक के साथ उसका शरीर जलने लगता है, लेकिन दर्द में भी वो सिर्फ एक ही बात कहता है, माँ माँ मैं आपके लिए सब कुछ सह सकता हूँ। और फिर वो कर देता है जो कोई भी इंसान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपनी सारी ताकत लगाकर एमसी पोर्टल के अंदर अपना थोड़ा चेहरा बाहर निकाल लेता है। और तभी दूसरी तरफ खड़ी उसकी माँ उसे देख लेती है। क्या क्या तुम सीओ जून हो? एमसी जल्दी से कहता है, हाँ माँ, मेरे पास समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। यह सुनते ही उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, सीओ जून। दोनों पोर्टल पे हाथ रखते हैं और उसकी माँ वादा करती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन इस इमोशनल मोमेंट की कीमत एमसी को बड़ी भारी पड़ती है। उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो पोर्टल से बाहर धड़ाम से गिर पड़ता है। और तभी उसके सामने एक सिस्टम इंटरफेस प्रकट होता है। और यहाँ एक सरप्राइजिंग चीज होती है, माँ से मिलने की वजह से उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसका इटर्निटी कर्स भी कमजोर हो जाता है। एमसी राहत की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मैं फिर से अपना सिस्टम यूज कर सकता हूँ। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी पीछे से अजीब सी लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। एमसी पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ दो आदमी लड़ रहे थे। एक चिल्लाता है, मुझे मुन्नी का डांस देखना है। दूसरा चिल्लाता है, रोमांस का प्रोग्राम चलेगा। पहला आदमी रोने लगता है, मेरे पास पैसे भी नहीं बचे, मैं तो गरीब हूँ। दूसरा उसे किक मारते हुए कहता है, मेरे तो जूते भी बिक गए। एमसी ये सब देखकर लिटरली सोचता है, ये यहाँ चल क्या रहा है। ग्रट तुरंत कहता है, मालिक हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, ये सब मुन्नी के चक्कर में पागल हो चुके हैं। तभी किसी ने शराब से भरा गिलास ग्रट के सिर पे दे मारा। ग्रट गुस्से में कहता है, मैं तुम सबको मछली की तरह काट दूंगा। लेकिन एमसी अचानक रुक जाता है। वो ग्रट के सिर को सूंघता है और सोचता है ये स्मेल कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी एमसी को ब्लैक मैच का पोशन याद आता है। एमसी तुरंत बियर का ड्रम चेक करता है और सच में एक ड्रम के पीछे उसे मिल जाता है एडिक्शन एलेक्सर। एमसी कहता है, मैं सही था, टिरियान इस एलेक्सर को बियर में मिलाकर इन सबको एडिक्ट बना रही है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। एमसी तुरंत इस पे याद करता है, प्यूरिफिकेशन मैजिक। वो मैजिक कास्ट करता है और धीरे धीरे सबका नशा उतरने लगता है। एक आदमी हैरान होकर कहता है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? दूसरा घबरा कर बोलता है, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही होगी। एमसी पूरे विलेज को नशे से मुक्त कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, गुड डेट पॉइंट्स एडेड। एमसी मुस्कुराकर कहता है, अब मैं कोई भी मैजिक यूज कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक भी। लेकिन तभी पीछे एक भयंकर ब्लास्ट होता है। सब लोग मुड़कर देखते हैं और वहाँ खड़ी होती है टिरियान। वो गुस्से से कहती है, कौन है जिसने मेरे बिजनेस में उंगली अड़ाई? लेकिन एमसी को अभी पता नहीं था कि जिस टिरियान को उसने अभी अभी रोकने की कोशिश की है वो सिर्फ एक साधारण विलन ही नहीं है। क्योंकि अगले एपिसोड में शुरू होने वाली है ब्लैक मैच वर्सेस टिरियान की खतरनाक लड़ाई। और यकीन मानो ये फाइट डिसाइड करेगी कि इस विलेज का फ्यूचर क्या होगा। इस एपिसोड की शुरुआत एक काफी शॉकिंग मोमेंट से होती है। जब ग्रट पहली बार टिरियान को देखता है तो वो पूरी तरह हैरान हो जाता है और तुरंत बोल पड़ता है, रुको, टिरियान एक लड़की है? उधर टिरियान बिल्कुल आराम से बियर पी रही थी। तभी उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। लगता है मेरा डर सच हो गया, पोशन का इफेक्ट खत्म हो चुका है। फिर वो बियर का ग्लास जोर से फेंक देती है। वो गुस्से में कहती है, किसकी हिम्मत हुई प्यूरिफिकेशन स्पेल करने की? उसकी आवाज सुनते ही वहां खड़े सभी लोग डर से कांपने लगे। सबने तुरंत कहा, हमने नहीं किया। अचानक टिरियान की नजर एमसी और ग्रट पर जाती है। तुम दोनों को मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उसकी नजर जमीन पर पड़ी टूटी हुई पोशन की बोतल पर पड़ जाती है। तुम उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो ना? पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन से निकाला, अब मुझे जेल भेजना चाहते हो। लेकिन मैं तुम जैसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकूंगी। और इतना कहकर वो एमसी के चारों ओर फायर सर्कल क्रिएट कर देती है। एमसी थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, ये पावर ब्लैक मैच की मेमोरी में भी थी, इसलिए वो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके एक कॉइन साइड में फेंक देता है। लेकिन कुछ भी नहीं होता। एमसी के दिमाग में एक थॉट आता है, लगता है मेरा लक भी आज छुट्टी पे है। और तभी टिरियान पावरफुल फायर स्पेल कास्ट कर देती है और उसी समय एमसी का सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लकी स्टेटस एक्टिवेटेड फॉर 3 मिनट्स। और फिर जो होता है वो लिटरली किसी को भी समझ नहीं आता। एमसी का फेंका हुआ कॉइन पाइप को हिट करता है, जिससे पाइप में क्रैक आ गया और वहां से पानी गिरने लगा और सीधा फायर सर्कल बुझ जाता है। एमसी खुद भी शौक था, रुको ये मैजिक था या प्लम्बिंग सर्विस? फिर अचानक ग्रट अपना क्लॉक उतार देता है। जैसे ही लोग उसका असली रूप देखते हैं तब तुरंत वेपन निकाल लेते हैं और ग्रट को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एमसी एक अनएक्सपेक्टेड काम कर देता है।
वो भी अपना क्लॉक उतार देता है और ग्रट के सामने खड़ा हो जाता है। सब लोग तुरंत समझ जाते हैं ये ब्लैक मैज है और बस सब लोग डर के वहां से भाग गए, लेकिन टिरियान वहीं खड़ी रही। और तब हमें पता चलता है कि ब्लैक मैज भी पहले ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, लेकिन वीक होने की वजह से उसे निकाल दिया जाता है और उसके ऊपर 100 बिलियंस की बाउंटी है। टिरियान के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आती है। लगता है आज मैं फाइनली अमीर होने वाली हूँ। उधर एमसी के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, मुझे खुद नहीं पता कि ब्लैक मैज की पावर्स कंट्रोल कैसे होती हैं। अगर फाइट की तो पक्का मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे फिर से अपने लक पर भरोसा करना होगा। हमसे टिरियान की तरफ देख के कहता है, तुम वर्दी अपोनेंट हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा और फोकस करना होगा। और तभी साइड में रखी फायर बैरल में आग लग जाती है। हमसे तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए ग्रेड का हाथ पकड़कर विंडो से जंप कर देता है। दोनों सीधा आयरन कंटेनर के अंदर गिरते हैं और अगले ही सेकंड बूम, एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कुछ सेकंड उस जगह धुआं ही धुआं। धुआं हटने के बाद एमसी और ग्रेड धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। ग्रेड इधर उधर देखते हुए अचानक बोल पड़ा, जल्दी करो, पके हुए मीट से अच्छा कुछ नहीं होता। दोस्तों लगता है कि ये ग्रेड पक्का भुक्कड़ है। एमसी उसकी ओर देखकर सोचता है, भाई यहाँ लोग मरने मारने को तुले हैं और इसे बारबेक्यू की पड़ी है। तभी एक्सप्लोजन के बीच से टिरियान धीरे धीरे बाहर आती है। उसके शरीर पर काफी कट्स और चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो कहती है, सिर्फ इतना करके तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी एमसी के सामने सिस्टम का मैसेज आता है, लकी स्टेटस रिमेनिंग 1 मिनट। एमसी टिरियान की तरफ देख के कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो, अभी तक तो मैंने अपनी पावर्स भी यूज नहीं की। ये सुनते ही टिरियान और गुस्सा हो जाती है और फिर से फायर स्पेल कास्ट कर देती है। एमसी तुरंत साइड होकर बच जाता है, लेकिन उसका पैर पत्थर पर फिसल जाता है और वो सीधा टिरियान के सामने गिर जाता है। टिरियान तुरंत मौका पकड़ लेती है और वो एमसी के ऊपर बड़ा फायर सर्कल क्रिएट कर देती है। एमसी के पास सिर्फ 1 सेकंड बचा होता है और तभी बूम, एक और भयानक एक्सप्लोजन होता है। एमसी ब्लास्ट की वजह से सीधा हवा में उड़ जाता है। नीचे खड़े लोग शौक में कहते हैं, वहां से ऑयल निकल रहा है। टिरियान भी शौक में बोल पड़ती है, उसने मेरी सारी फिल्म्स को अवॉइड कर दी। और तब एमसी धीरे धीरे आसमान से ऑरा फार्मिंग करते हुए लैंड करता है, जैसे कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर एंट्री ले रहा हो। उधर टिरियान बिल्कुल थक चुकी थी, वो निराश होकर जमीन पर बैठ जाती है। लगता है आज मैं यही मरने वाली हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर सडनली हील हो जाता है। एमसी ने उसे हील कर दिया था। एमसी उसके पास बैठ के कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक एमसी को ब्लैक मैज की मेमोरी फ्लैश होती है। उस मेमोरी में हर तरफ आग लगी थी और उस आग के बीच टिरियान होती है। एमसी उसे अपनी बाहों में पकड़े होता है, लेकिन वो मर चुकी होती है। एमसी उसे गले लगा के चिल्लाता है, नो, आखिर टिरियान और एमसी के बीच क्या रिश्ता है और ब्लैक मैज की मेमोरी उसे क्यों फ्लैश हुई, ये सब पता चलने वाला है अगले एपिसोड में, जिसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस एपिसोड की शुरुआत में एमसी का दिमाग घूम रहा होता है क्योंकि उसे ब्लैक मैज की मेमोरी फ्लैश होती है और उस मेमोरी में टिरियान भी थी। तभी अचानक टिरियान के अंदर शक्ति कपूर का कीड़ा घुस जाता है और वो इमरान हाशमी वाली हरकतें करके हमारे एमसी को किस कर देती है, जिसके बाद एमसी दूर हट के कहता है, तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, किस करवाऊंगा। तब टिरियान हमारे एमसी से कहती है, मुझे लगा आपको यही चाहिए था। जिसे सुन के हमारा एमसी कहता है, मैं एटीट्यूड वाला बंदा हूँ, मुझे तुम जैसी लड़कियों की किस की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। टिरियान हमारे एमसी से कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बात पे एमसी कहता है, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी सिर्फ एक हेल्प कर दो। जिसके बाद एमसी टिरियान के साथ जाने लगता है और इसे देख के ग्रट भी लाइक, मालिक एक किसी पे भी आ गए, मालिक मेरे चीटर हो गए, पड़ोसन की नजरों के अटेंशन सीकर हो गए। थोड़ी देर बाद टिरियान एमसी और ग्रट को अपने केसर ले आती है और वहां की अमीरी देखकर ग्रट की आंखों में हवस झलकने लगती है। सच बोलूं तो ग्रट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जैसे किसी गरीब बंदे को पहली बार शॉपिंग मॉल दिख गया हो। हमसे टिरियान से पूछता है, कहीं ये सब तुमने विलेजर से तो नहीं लूटा। टिरियान मुस्कुराकर कहती है, नहीं बेबी, आई एम अ रिच लेडी। लेकिन ग्रट के फेस को देखकर लग रहा होता है उसके दिमाग में लाइट डिटेक्टर मशीन ऑलरेडी चल रही है। तब एमसी सीधा बोलता है, मुझे दूसरे प्लेनेट पे जाना है और इसके लिए मुझे तुम्हारे मल्टी डायमेंशनल मैजिक चाहिए। टिरियान तुरंत चिल्लाती है, तुम पागल हो गए हो क्या। और हॉनेस्टली इस बार टिरियान की बात थोड़ी सही थी। तभी ग्रट उसके गले पे चाकू रख देता है और कहता है, जुबान संभाल के बीच। ग्रट का स्टाइल देख के ये लग रहा था कि ये बंदा बॉडीगार्ड कम माफिया ज्यादा है। इसके बाद टिरियान हमारे एमसी को समझाती है कि हमारी दुनिया में 2 टाइप्स की मैजिक होते हैं, एक व्हाइट मैजिक और एक ब्लैक मैजिक, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एमसी अपने खड़े कर लेता है हाथ, मतलब मैं व्हाइट मैजिक नहीं सीख सकता। टिरियान कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई शार्क माउंटेन चढ़ने की बात कर रही हो। एमसी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी झंड हो गई। लेकिन तभी बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगी। तीनों बाहर देखते हैं और वहां बहुत सारे विलेजर्स और सोल्जर्स वेपन्स लेके टिरियान का नाम चिल्ला रहे थे। ग्रट कहता है, ये विलेजर्स, और उनके साथ व्हाइट मैज भी था।
टिरियन डर जाती है और कहती है आज मैं मर जाऊंगी। इसके बाद एमसी कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, मगर टिरियन अपना कैसल और पैसा छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो नाटक दिखाती है मगर एमसी उसे ड्रामेबाज के पकड़ ले जाता है। वो कहता है तुमसे तुम्हारी किसी ने राय नहीं ली। इसके बाद एमसी अपने कैसल में टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद स्पेल कास्टर्स अचानक गिर जाते हैं। एमसी चिल्लाता है ये क्या हुआ। ग्रट कहता है टेलीपोर्टेशन स्पेल गॉब्लिन्स का बहुत खास स्पेल है जिसमें सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। एमसी गुस्से में चिल्लाता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी एमसी के सिस्टम में नोटिफिकेशंस आने लगी और एमसी उन्हें देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिल गए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और इस मांगा पे ज़्यादा सपोर्ट ना आने की वजह से मैं ये मांगा बंद कर रहा हूँ। इसके बाद कल से नया मांगा आने लगेगा।